प्रधानमंत्री मोदी का बिहार के गया में चुनावी प्रचार। जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा जैसे बिहार में पितृ गया वैसे ही गुजरात में है मातृ गया। बिजनौर में सीएम योगी की चुनावी जनसभा। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा कांग्रेस सपा समस्या का दूसरा नाम। गृह मंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश का दौरा। छिंदवाड़ा में करेंगे रोड शो। श्री बड़ी माता मंदिर में करेंगे पूजा। भाजपा पदाधिकारियों से चुनाव प्रचार करेंगे फीडबैक। विभिन्न दलों के नेता की बीजेपी में ज्वाइनिंग। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कराई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। अमित चौधरी, सुधा वर्मा, दीपक सिंह रायकवार भी हुए शामिल। डिंपल यादव ने मैनपुरी सीट से दाखिल किया पर्चा। अखिलेश पाल और राम गोपाल भी रहे मौजूद। पटना में दर्दनाक सड़क हादसा। ऑटो और जेसीबी में हुई टक्कर। 7 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको उत्तराखंड के कोटद्वार लेकर चलते हैं। पुष्कर सिंह धामी इसी बीच जनसभा में क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य होगा। उत्तराखंड के अंदर सारी सुविधाएं होंगी। उसको बनाने के लिए भाइयों बहनों हम सब की बारी है। और जो 400 पार का नारा है, उस 400 पार के नारे को हम सबको पूरा करना है। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करता हूं कि अनिल भाई को यहां से भारी बहुमत से जिताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब इंतजार की घड़ी खत्म होती जा रही है और जिनको सुनने के लिए कोटद्वार क्षेत्र की जनता लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय अमित भाई जी, भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री, हम सभी को संबोधित करेंगे। मैं आमंत्रण करता हूं आदरणीय अमित भाई साहब का। भारत माता की, भारत माता की। पीछे जो गैप में जगह है वहां सभी लोगों को आ जाने दो। धूप में खड़े हैं भाई, सिक्योरिटी वाले गैप भर दे जरा, पूरा आगे तक आ जाने दो। पुलिस के मित्र बीच में खड़े हैं, सभी को आगे आ जाने दो। आगे आइए तो पीछे के लोग भी अंदर आ जाए। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष भाई महेंद्र भट्ट जी, श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज जी, बलराम पासी जी, बहन रेणु बिष्ट जी, श्री दिलीप सिंह रावत जी, आदित्य कोठारी जी, हेमंत द्विवेदी जी, वीरेंद्र रावत जी, शैलेंद्र बिष्ट जी, दीप्तिबेन रावत जी, और आज इस विशाल सभा में यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले पूरे भारत के श्रद्धा केंद्र ऐसे देवी देवता जिस देवभूमि में विराजमान है, वो देवभूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, बद्रीधाम, केदारधाम, गंगोत्री, जमुनोत्री और हेमकुंड साहिब और अनगिनत पवित्र तीर्थ स्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज अष्टमी है, कल रामनवमी है।
और 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे टेंट की जगह भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। हम सब के लिए ये बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन काल में हमने रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा देखा है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी 500 साल थे जो मुद्दा लटका था, 70 साल तक कांग्रेस और उनके चट्टे पट्टे राम जन्मभूमि के मुद्दे को लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। मोदी जी ने 5 साल में ही फैसला भी लाया, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम कर दिया। भाई और बहनों, मैं पूरे देश की ओर से रामनवमी के दिन रामलल्ला जब अपने भव्य घर में अपना बर्थडे मनाएंगे, उस दिन पूरा देश खुशियों के आंसू रोने वाला है। हम सब के लिए बड़ा दिन। भाई और बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब हमारे मुख्यमंत्री धामी जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हमारे नेता हमारे चुनाव घोषणा पत्र में एक मांग रखे थे। मांग क्या थी कि इस देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होंगे, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है, जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए। पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाई और बहनों, और मोदी जी ने इसी तर्ज पर पूरे देश में यूसीसी लाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बात करी। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं। अरे सुनो यार, अब सुन लिया, तुझे देख भी लिया, अब सुनो जरा। हो गया पक्का? भाई और बहनों, ये उत्तराखंड की पहाड़ियां, कहने को तो आबादी कम है, मगर हमारी सेना को छान कर देखो तो हर 14 व्यक्ति मेरे उत्तराखंड से मां भारती की रक्षा के लिए जाता है। सेना के जवान और रिटायर्ड सेना के जवानों के परिवारों से ये उत्तराखंड भरा पड़ा है। इंदिरा गांधी ने एक वादा किया था कि सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। आपने 2014 में 5 की 5 सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा कर दिया और 70,000 करोड़ रुपया सीधा सेना के जवानों के परिवार में बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मैं पूछना चाहता हूं गढ़वाल पौड़ी वालों को, वोट किसको देना है भाई? किसको देना है? देखो भाई, जो लोग बीजेपी कह रहे हैं, जो लोग अनिल बलूनी कह रहे हैं, सबको मैं बताने आया हूं
कि बनूली के सामने कमल के निशान पर दिया हुआ हर वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? तो बलूनी के नाम के सामने बटन दबाइए, वोट सीधा मोदी जी के पास पहुंच जाएगा। भाइयों और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है विकसित भारत की रचना करना, और विकसित भारत तभी बन सकता है जब विकसित उत्तराखंड बने, तभी बन सकता है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कि पूरे भारत में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। भाइयों और बहनों, मैं जब आज यहां आया हूं तब कांग्रेसी नेताओं को पूछना चाहता हूं, भाई आप कई बार शासन करते हो, हिसाब नहीं देते हो, मुझे बताओ हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे यार जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मगर वो देते ही नहीं है। चिंता मत करो, मैं बनिया हूं, मैं हिसाब लेकर आया हूं आज उनका भी लाया हूं, हमारा भी लाया हूं। भाई और बहनों, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, उत्तराखंड के नेता वहां मंत्री बने बैठे थे। 10 साल में कांग्रेस ने उत्तराखंड को क्या दिया? नहीं कुछ तो दिया है, मैं बताता हूं। कांग्रेस ने 10 साल में 53,000 करोड़ दिया। कितना दिया? और मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर उत्तराखंड को 1,66,000 करोड़ रुपया देने का काम। तो उत्तराखंड के कोटद्वार से आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं, अपनी उपलब्धियों को भी गिनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बताते हैं, जहां पर विभिन्न दलों के नेता की बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अलग अलग दलों के नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में हुई ज्वाइनिंग। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई है। बीएसपी नेता अमित चौधरी, सुधा वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और अंबेडकर नगर से जिला पंचायत सदस्य थी। बीएसपी की पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस नेता दीपक सिंह रायकवार भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बीएसपी की पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ यहाँ पर, बाकी अन्य दलों को बड़ा झटका भी कह सकते हैं लगते हुए, चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा झटका। और भारतीय जनता पार्टी परिवार आगे बढ़ते हुए और उनका कुनबा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बड़ी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद ये ज्वाइनिंग करवाई है। तो बीएसपी नेता अमित चौधरी, सुधा वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। बीएसपी नेता अमित चौधरी, सुधा वर्मा पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुधा वर्मा अंबेडकर नगर से जिला पंचायत सदस्य थी और बीएसपी की पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस नेता दीपक सिंह रायकवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लखनऊ से खबर, विभिन्न दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। बड़ी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिलने की बात सामने आई है। और बीएसपी नेता अमित चौधरी, सुधा वर्मा ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सुधा वर्मा अंबेडकर नगर से जिला पंचायत सदस्य थी। बीएसपी की पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है।
कांग्रेस नेता दीपक भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। लखनऊ से खबर, विभिन्न दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग की है। और संदीप मिश्रा इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, कई दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। चुनाव से पहले ही अलग अलग दलों को ये बड़ा झटका है। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले कई दलों के जो नेता हैं उन्होंने जो है आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। अगर हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी से सुधा सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने अम्बेडकर नगर से आई हैं और वो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। कमलेश साहू की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने ज्वाइन किया है। इसके साथ सीमा सिंह है, आलोक यादव है, सचिन सिंह है, संजय सोनी है, प्रतापगढ़ से हैं जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष रहे। इसके साथ साथ लखनऊ से जो बहुजन समाज पार्टी के जो मौजूदा पार्षद रहे हैं अमित चौधरी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा है। तो माना जा रहा है लगभग जो है 30 से 35 लोगों ने जो है पुराने जो कार्यकर्ता थे कहीं दूसरी पार्टी के या पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया संदीप आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता हुआ विभिन्न दलों के नेताओं की ओर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीएसपी की पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, विभिन्न दलों के नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुई है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। और अगली खबर मैनपुरी से आपको हम बताते हैं, जहां बीएसपी की गुलशन शाक्य सपा में शामिल हुए। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने आज जहां नामांकन किया है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का बड़ा हिस्सा बन गए हैं। और अखिलेश रामगोपाल शिवपाल यादव आज जब डिंपल यादव नामांकन करने के लिए पहुंचे उस दौरान मौजूद रहे। सपा के अन्य नेता भी रहे मौजूद। मैनपुरी लोकसभा सीट से बीएसपी के प्रत्याशी तो देखिए आपको बता दें कि इससे पहले बीएसपी से प्रत्याशी बनने वाले थे, लेकिन टिकट कटने से नाराज थे गुलशन शाक्य और इसी के चलते अब उन्होंने चुनाव से ठीक पहले बसपा को बड़ा झटका देते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो गुलशन शाक्य अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। और आपको बता दें कि टिकट कटने से गुलशन शाक्य नाराज थे और यही वजह रही कि अब समाजवादी पार्टी के साथ हो चले हैं गुलशन शाक्य। आज मैनपुरी में देखिए एक तरफ जहां डिंपल यादव ने नामांकन किया तो वहीं बीएसपी का हिस्सा रहे गुलशन शाक्य अब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। टिकट कटने से नाराज थे और यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने आज नामांकन किया है। अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव के साथ ही धर्मेंद्र यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। सपा के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में डिंपल यादव ने किया नामांकन। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान सपा के बड़े नेताओं की मौजूदगी थी। खुद अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव भी नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में ही मौजूद थे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मैनपुरी में आज अब तक बीएसपी का हिस्सा रहे गुलशन शाक्य ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। टिकट कटने से गुलशन नाराज थे और यही वजह है कि अब वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव मौजूद रहे हैं इस दौरान। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सपा के अन्य नेताओं की भी मौजूदगी रही है। मैनपुरी से ये बड़ी खबर। तो टिकट कटने से नाराज गुलशन शाक्य समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने भी आज नामांकन कर दिया है। मैनपुरी से ये दो बड़ी अहम जानकारी सामने आई है। चंद्रजीत सिंह इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत, सबसे पहले डिंपल यादव के नामांकन को लेकर बात करते हैं। आज समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में नामांकन पूरा हुआ डिंपल यादव का। जी बिल्कुल, आपको बता दें आज सपा प्रत्याशी डिंपल यादव नामांकन करने गई थी और उनके साथ उनके परिवार के रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव
यानी कि पूरा परिवार सबसे पहले नेताजी की समाधि स्थल पर पहुंचता है, वहाँ पुष्प अर्पित करने के बाद ये नामांकन करने पहुंचती हैं और यहाँ पूरा परिवार एक साथ पहुंचता है नामांकन स्थल पर और वहाँ पे नामांकन करने के बाद ये लोकसभा से जो प्रत्याशी गुलशन शाह के जो प्रत्याशी इनको उतारा गया था मैदान में, ये गुलशन शाह क्या इन्होंने सपा का दामन थाम लिया है और वहीं पटका पहनाकर अखिलेश यादव ने इनका स्वागत कर और अपनी पार्टी में शामिल किया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंद्रजीत आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और एक बार फिर से आपको उत्तराखंड की कोटद्वार लेकर चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कहना सुनाते हैं। गैस पाइप से और ये सारी योजनाएं मोदी जी जो लाए हैं वो सारी योजनाओं में देश में नंबर 1 हमारा उत्तराखंड है। नंबर 1 हमारा उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी ने सारी मोदी जी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, ये अनिल बलूनी के साथ मैंने बहुत काम किया है। मैं अध्यक्ष था तब ये हमारे मीडिया के इंचार्ज थे, फिर राज्यसभा में भी लड़े। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं, अनिल को यहां से भेज दो, गढ़वाल की चिंता मैं करूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। एक बार अनिल बलूनी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। अनिल भाई ने भी एक क्षेत्र के लिए जब कोरोना आया आईसीयू खोलने का काम किया, पौड़ी मुख्यालय में तारामंडल खोला, डोपलर रडार स्थापित कराया और इगास पर्व को दिल्ली अगर जानता है तो अनिल बलूनी के कारण ही जानता है। भाई और बहनों, मैं आज कहने वाला हूं, मोदी जी को एक ऐसा साथी यहां से चाहिए जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को उत्तराखंड के हर गांव तक पहुंचाए। मोदी जी को एक साथी बलूनी भेज दीजिए, हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को सक्सेस करेंगे। भाई और बहनों, यहां पर मोदी जी ने श्री अन्न योजना मिलेट्स का प्रचार कर कर बहुत छोटे पहाड़ी किसानों के लिए एक समृद्धि का रास्ता खोला है। पुष्कर सिंह धामी जब भी आते हैं सुना कि किस तरीके से कोटद्वार में एक विशाल जनसभा में पहुंचे हुए थे गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर उनके साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर इस जनसभा में जनसैलाब नजर आ रहा है। उत्तराखंड वासियों ने कभी नहीं भूलना चाहिए, उत्तराखंड राज्य की रचना के वक्त उत्तराखंड की रचना का विरोध कौन करता था? बताओ तो जरा, कौन करता था? जोर से बोलो, कौन करता था? रामपुर तिराहा पर कितने गोलीबारी करी थी? उत्तराखंड के युवाओं पर कितने गोली चलाई? उत्तराखंड को किसने बनाया? जोर से बोलो, किसने बनाया? भाजपा ने बनाया, अटल जी ने बनाया। अब मोदी जी इसको संवारने का काम कर रहे हैं। भाइयों, मोदी जी संवारने का। मोदी जी ने कहा है ये तीसरा दशक उत्तराखंड का होने वाला है और धामी पूरी तैयारी में है मोदी जी को सच साबित करने के लिए। आपका आशीर्वाद चाहिए भैया।
ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाजपा को 400 सीटें मिलेगी तो आरक्षण चला जाएगा। अरे खड़गे साहेब, काहे को झूठ बोलते हो? 10 साल से हमारे पास पूर्ण बहुमत है। नरेंद्र मोदी जी आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी आरक्षण ट्राइबल का हो, दलित का हो या ओबीसी का, हम ना हटाएंगे ना हटाने देंगे। मगर मैं आज खड़गे जी को जवाब देने आया हूं, क्यों चाहिए 400 सीट? खड़गे जी, हमें तो 300 दे दी, 370 हटा दिया, इसके लिए 400 सीट चाहिए। खड़गे जी, हमें तो 300 दी, ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया, इसके लिए 400 सीट चाहिए। खड़गे जी, हमें 300 सीटें दी, हमने यूसीसी लागू कर दिया, इसके लिए हमें 400 सीट चाहिए। भाइयों और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विकृति से आगे बढ़ रही है। ये मुझे तो अभी हंसना आया। हमारे महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि अमित भाई 3 महीने में 14,000 कांग्रेसी यहां जुड़ गए। 14,000 कांग्रेसी। अब ये वेणुगोपाल कहते हैं तैश में आ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहते हैं भाजपा नेताओं को कांग्रेस में शामिल करो। अरे भैया वेणुगोपाल, तुझे जमीनी स्थिति खबर नहीं है, मालूम नहीं है। तेरे यहां से पार्टी छोड़ने की दौड़ लगी है। अगर भारतीय जनता पार्टी सारे लोगों को लेना शुरू करे तो कांग्रेस पार्टी में शायद ऑफिस के अलावे कुछ नहीं बचेगा। भाई और बहनों, आज मैं यहां कहने आया हूं, एक गढ़वाल भारत की सुरक्षा का गढ़ है। देश के निर्माण और देश की सुरक्षा में गढ़वाल का बड़ा योगदान है। देश के मान बिंदु, हमारे तीर्थ स्थान भी सारे यहां स्थित है। गढ़वाल को एक ऐसा प्रतिनिधि दीजिए जो गढ़वाल को विकसित बनाकर देश को मजबूत बनाने का काम करे। और मैं आज कहता हूं, ये माताएं बहनें बैठी है, मटकी लेते तो टकोरा लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? लगाते हैं ना? तो बहन जी 150 रुपये की मटकी को टकोरा लगाते हो। हमने जांचा परखा प्रत्याशी भेजा है, भरोसा कर एक बार उसको एमपी बना दो। मुझे बताओ भाइयों, 19 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर अंत तक बोले लोग, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अनिल बलूनी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। पुष्कर धामी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ, संकल्प लेकर मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। पौड़ी गढ़वाल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो कोटद्वार से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम देवरिया से बताते हैं, जहां पर लोकसभा सीट पर लगा विराम। डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी का टिकट कटा है। बीजेपी ने शशांक मणि त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। शशांक मणि त्रिपाठी बीजेपी के उम्मीदवार घोषित किए गए। देवरिया लोकसभा सीट से शशांक मणि को उम्मीदवार बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये नया नाम सामने आया है जहां पर उम्मीदवारी दे दी गई है और शशांक मणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार
घोषित किए गए हैं। डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी का टिकट कटा, ये बड़ी खबर आपको हम देवरिया से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने शशांक मणि त्रिपाठी को चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतारा है। यह अहम जानकारी सामने आ रही है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देवरिया लोकसभा सीट पर लगा विराम। और बीजेपी ने शशांक मणि त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम बरेली से बताते हैं, जहां पर प्रवीण सिंह एरन ने नामांकन किया है और सपा गठबंधन प्रत्याशी प्रवीण सिंह का नामांकन हो गया है। प्रदेश महासचिव अताउर रहमान मौजूद रहे। 400 पार के बदले बीजेपी को तड़ी पार करने की बात प्रवीण सिंह कहते हुए नजर आए हैं। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर सामने आई है, जहां पर प्रवीण सिंह की ओर से यह हम बातें कही गई हैं और 400 पार के बदले बीजेपी को तड़ी पार की बात प्रवीण सिंह कहते हुए नजर आए। सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह का नामांकन हुआ। प्रदेश महासचिव अताउर रहमान इस दौरान मौजूद रहे। यह हम खबर आपको हम बता दें, 400 पार के बदले बीजेपी को तड़ी पार की बात कही है। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चार सौ पार के बदले बीजेपी को तड़ी पार, प्रवीण सिंह की ओर से ये बातें कही गई। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रवीण सिंह एरन ने नामांकन किया है, तो प्रवीण सिंह एरन ने किया नामांकन। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ये बड़ी बातें सामने आई हैं। बरेली से खबर, प्रवीण सिंह एरन ने किया नामांकन। सपा गठबंधन प्रत्याशी प्रवीण सिंह का नामांकन पूरा हुआ। और इसी खबर पर बातचीत के लिए बरेली से ब्यूरो चीफ शानू कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शानू, 400 पार के बदले बीजेपी को तड़ी पार भेजने की बात कहते हुए नजर आए हैं प्रवीण सिंह। देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी इस बार जो है कहीं ना कहीं अपना दमखम जुटाने में जुटी हुई है और लगातार कल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन कराया था। बरेली और आंवला सीट दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन कराया था और वही आज प्रवीण सिंह एरन जो कि बरेली की जो लोकसभा सीट है वहां से उन्होंने प्रत्याशी हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल किया और साथ ही तौर पर नीरज मौर्य है आंवला सीट से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन कराने के बाद जैसे ही मीडिया से रूबरू हुए तो कहीं ना कहीं जो प्रवीण सिंह एरन है पहले कांग्रेस सरकार में सांसद रहे हैं और कई बार के जो 8 बार के सांसद थे संतोष गंगवार, उनको भी इन्होंने कई बार मात दी है और अब इनको इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। और साफ तौर पर से जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी लगातार दे रही है कि 400 की सीटें और 400 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, उसको इन्होंने साफ तौर पर से नकार दिया और कहा है कि 400 पार के बदले इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को तड़ी पार कर देगी। तो एक बड़ा बयान प्रवीण सिंह एरन ने दिया है और बड़ी बात कही है कि तड़ीपार जनता कर देगी। तो कहीं ना कहीं जो अब समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं और जनता के बीच जाकर के अपनी नीतियां भी बता रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए अहम बात सामने आई है। शुक्रिया आपका शानू, अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो बरेली से सपा प्रत्याशी का बयान सामने आया है। एक तरफ नामांकन पूरा किया, दूसरी ओर बीजेपी को तड़ी पार भेजने की बात कहते हुए नजर आए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम बताते हैं कन्नौज से, जहां पर चुनावी ड्यूटी के लिए रवाना पुलिस फोर्स। 8 बसों से 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव कराने रवाना फोर्स। एएसपी डॉक्टर संसार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पुलिस लाइन से फोर्स को लेकर रवानगी की बात सामने आई है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस लाइन से फोर्स को लेकर रवाना हुई बसें। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। कन्नौज से खबर, चुनावी ड्यूटी के लिए रवाना पुलिस फोर्स।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं और लोकसभा चुनाव का मैदान सजने को है। चौथे चरण में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू होगी और 25 अप्रैल तक होने वाली नामांकन प्रक्रिया के लिए कलेक्ट्रेट में तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि लोक चुनाव के लिए कानपुर और अकबरपुर लोकसभा सीट से दावेदारी करने वालों को कानपुर कलेक्ट्रेट में नामांकन करना होगा। इसके लिए निर्वाचन विभाग की ओर से जरूरी और विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नामांकन के दौरान बरती जाने वाली सावधानी के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेडिंग और सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। कलेक्ट्रेट में जिस जगह पर नामांकन होना है उस जगह को भी पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। हाँ, जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत 2 लोकसभा क्षेत्रों के नामांकन का कार्य यहाँ कानपुर नगर में होगा और कलेक्ट्रेट में 2 हमारे कक्ष हैं, एक एडीएम सिटी साहब का न्यायालय और दूसरा डीएम सर का न्यायालय। वहाँ पर जो है नामांकन अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के लिए होंगे और ये नामांकन की प्रक्रिया 18 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होगी। उसके लिए जो भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, SOP हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सब के अनुरूप तैयारी कराते हुए हमारी पूरी तैयारी जो है कराई जा रही है और पूर्ण निष्पक्षता, पूर्ण पारदर्शिता और के साथ में ये सब कार्यवाहियां जो है संपादित कराई जाएंगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। कानपुर शहर में भी 18 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कलेक्ट्रेट में नामांकन को लेकर काफी तैयारियां कर ली गई हैं। हम आपको दिखा दें किस तरीके से कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग लगा दी गई है। चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर इस कलेक्ट्रेट परिसर को सुरक्षित कर लिया गया है। CCTV कैमरे लगाए गए हैं। बाकायदे इन कैमरों से निगरानी करी जाएगी। 18 अप्रैल से क्योंकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है तो कहीं ना कहीं ये जो कैमरे हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके साथ 5 लोगों को आने की अनुमति रहेगी और जिस तरीके से जब वो प्रवेश करेंगे तो फिर ये जो कैमरे हैं, ये जो बैरिकेडिंग है और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर दिखाई देगी। कहीं से कोई चूक ना हो, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो और कहीं ना कहीं जो आदेश आए हैं उनका भी पालन करा जाए। तो उसको देखते हुए काफी तैयारियां कर ली गई हैं। पूरे परिसर को सुरक्षा के लिहाज से तैयार कर लिया गया है। जो रंगाई पुताई है वो भी कार्य यहाँ हो चुका है और उसके साथ साथ जो स्लोगन है, वोट बढ़ाने की जो अपील है वो भी यहाँ पर दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं चुनाव का जिस तरीके से बिगुल बज चुका है, प्रत्याशी उत्साहित है, वहीं अधिकारी भी इस चुनाव को संपन्न कराने की रणनीति बना चुके हैं और धरातल पर उतर चुके हैं। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर है जहां पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव। कोर्ट की चक्कर लगाकर थके हैं बाबा रामदेव और सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव ने माफी मांगी है। जस्टिस हेमा कोहली, अमानुल्लाह ने की बात और बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण से सीधी बातचीत हुई है। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से आज भी माफी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में 23 को फिर से पेश होना होगा। वकीलों ने सार्वजनिक माफी प्रकाशित करने की बात कही है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर एक बार फिर से माफी मांगने के लिए पहुंचे हैं योग गुरु बाबा रामदेव। हालांकि आज भी बाबा रामदेव को माफी न मिलने की बात सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट से माफी नहीं मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब 23 तारीख को फिर से पेश होना होगा। वकीलों ने सार्वजनिक माफी प्रकाशित करने की बात कही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने पहुंचे योग गुरु रामदेव बाबा, लेकिन माफी न मिलने की बात और कोर्ट के चक्कर लगाकर थके बाबा रामदेव। सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव ने माफी मांगी है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जस्टिस हेमा कोहली, अमानुल्लाह ने बात की है। और अब सीधा आपको कैराना से तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए हैं जनसभा में। क्या कुछ कह रहे हैं? सोचेंगे। बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है, बाद में कुछ दिनों के बाद उस मीडिया का एक पत्र मेरे पास आया, कहा हम अब सुरक्षित हैं। बहनों और भाइयों, मैंने देखा गत वर्ष जब CBSE बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आया था, इसी शामली की एक बेटी ने टॉप किया था। पहले ये बेटियां यहां शामली से, कैराना से, थाना भवन से दूर, मां बाप से दूर
दूर जाते थे अपने मां बाप को छोड़ करके, और उनको दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है जब यहां की बेटियां यहीं पे रहकर और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा में टॉप करती हैं, और जब मैं उन्हें लखनऊ बुला करके सम्मान देता हूं और मैं पूछता हूं कि अब कोई समस्या तो नहीं, वे कहते नहीं, समस्या कैसे, अब तो हम सुरक्षित हैं। बहनों और भाइयों, अभी मैं आ रहा था, मैं ऊपर से देख रहा था, यहां पर भी शामली के अंदर चहल पहल है, प्लॉटिंग कट रहे हैं, कहीं पर मॉल बन रहा है, कहीं पे व्यापारिक कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। विकास के साथ शामली, केराना, थाना भवन और पूरा शामली जनपद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जुड़ करके एक नया संदेश दे रहा है। बहनों और भाइयों, जो परिवर्तन आज आपको शामली में देखने को मिल रहा है, ये सुरक्षा का हो या समृद्धि का, यह परिवर्तन पूरे प्रदेश में भी है और पूरे देश में भी है। आज पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे क्या परिवर्तन हुआ, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा, सुरक्षा का बेहतर माहौल देश के अंदर हुआ, बड़े बड़े कार्य आप देखते होंगे। पहले आप दिल्ली जाते रहे होंगे, मेरठ से दिल्ली की दूरी 4 से 5 घंटे लगते थे, और आज मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं। रैपिड ट्रेन को हम आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर यहां के नौजवानों के अंदर उनकी सामर्थ्य को देखते हुए प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोगों ने इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में दे दिया है। हमारा यहां का नौजवान पारुल चौधरी जैसी बेटी जब ओलंपिक में पदक जीतती है, गोल्ड मेडल जीतती है, तो बहनों और भाइयों, उसने बड़े गर्व के साथ कहा कि मैंने चीन को इसलिए पछाड़ने में मदद की क्योंकि हमारी सरकार ने कहा था कि गोल्ड मेडल लाओगे तो डिप्टी एसपी का पद सीधे सीधे दे देंगे, और हमने उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया है, नियुक्ति पत्र भी दे दिया है। यहां का नौजवान अपनी मेहनत से तो, पढ़ाई से तो नौकरी प्राप्त करेगा ही, खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का जो उसका सामर्थ्य है, उसके माध्यम से भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ये जो कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो आज प्राप्त होना प्रारंभ हुआ है, चाहे वह राशन की सुविधा गरीबों को मिलने का कार्य हो, चाहे वह 50-60 करोड़ लोगों को देश के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ देने का कार्य हो। बहनों और भाइयों, जो उससे छूटे हुए हैं, मेरे पास तो कोई विधायक या वह पीड़ित भी एक पत्र भेजता है तो मोदी जी ने हर गरीब का अकाउंट खोला हुआ है, मैं सीधे उसके अकाउंट में पैसा भेज देता हूं। भाई, उपचार के भाव में कोई वंचित नहीं रहना। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 10 करोड़ गरीबों को आज रसोई गैस के फ्री में सिलेंडर, 12 करोड़ घरों में बहनों और भाइयों शौचालय बनाने का कार्य, और 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, 2.5 करोड़ घरों को फ्री में बिजली का लाभ। ये जो लाभ दिया गया है बहनों और भाइयों, यह कभी नहीं मिला, और पहली बार किसानों को सम्मान किस रूप में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कारण भी, और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर के भी मोदी जी ने दिया। ये जितना भी हुआ है,
यह मोदी जी के कारण ये सब सुविधा देश को प्राप्त हो रही है और इसीलिए लोग आए हैं। जो ये अच्छा दिखाई दे रहा ना, पहले कर्फ्यू रहता था, महीनों कर्फ्यू रहता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, स्कूल नहीं जा पाते थे। आज बहनों और भाइयों, खराब सरकार थी तो कर्फ्यू लाती थी, अच्छी सरकार आई तो कर्फ्यू तो समाप्त हुआ, लेकिन कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से चला दे रही है। जब गलत लोग थे, माफिया और अपराधी को गले का हार बुला करके, दंगाइयों को लखनऊ बुला करके मुख्यमंत्री के आवास पर उनका सम्मान होता था और सही सरकार आई, माफिया और अपराधी को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया है। और बहनों और भाइयों, यह भी सुनिश्चित कर दिया कि अयोध्या में तो रामलला विराजमान होंगे। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान राम राम बोलेगा और अपराधी को राम नाम सत्य है भी बोलेगा। ये काम एक साथ चल रहे हैं। हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, समृद्धि भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक बार और कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, हमारा अन्नदाता किसान अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोगों ने किसानों को किया। शामली की 2-3 चीनी मिलों में समस्या है और मैंने कह दिया है, पाई चुकता नहीं तो चीनी मिल का मालिक किसान को हम बना देंगे। एक पाई का चुकता होगा और इसलिए बहनों भाइयों, विश्वास करिए। जब हम लोग आए थे 115 चीनी मिलें भी नहीं चल रही थी और उसके बाद जब सुरेश राणा जी को मंत्री बनाया, इन्होंने नई चीनी मिलों को बनाने का काम किया। 120 चीनी मिलें आज के दिन पे चल रही हैं। 120 में से 105 एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान करने में आ गई हैं। 15 चीनी मिलों को हमने नोटिस जारी कर दी है और कह दिया है कि अगर गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे नहीं हुआ, पिछला बकाया भी नहीं दिया, तो पाई की वसूली हम लोग करना जानते हैं और किसान, अन्नदाता किसान की कोऑपरेटिव बना करके हम चीनी मिलों को सौंप देंगे। बहनों भाइयों, आज इसीलिए मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, जब अच्छा रहता है तो हमें और भी सतर्क और सावधान होना चाहिए। इसलिए सावधान और सतर्क रहना है क्योंकि विरोधी कहीं सेंध लगा करके फिर आपकी निश्चिंता का लाभ न ले ले, और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं कि कैराना में फिर से भाजपा और राष्ट्रीय लोक दल का एक तो बेहतर समन्वय है। जहां नल होगा वहां कमल तो खिलेगा ही खिलेगा ना। और इसी के लिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, ऐसा ना हो कि हमें मान लें कि अब तो हम लोग सब एकजुट हो गए हैं और तो हमें जीतना ही है। हमें एक वोट को अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए कार्य करना है और इसी के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं कहने के लिए। बहनों और भाइयों, सुरक्षा की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, विकास के कार्यों की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। गन्ना मूल्य के भुगतान को लेकर के श्री प्रसन्न चौधरी हमारे विधायक है, वो अभी मुझसे कह रहे थे कि ये काम होना चाहिए। मैंने कहा निश्चिंत रहिए, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन ये सारे कार्य तो हम लोग करने के लिए बैठे ही हैं, लेकिन लोकतंत्र ने आपको एक अधिकार दिया है और ये जो परिवर्तन देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, शामली के अंदर हुआ है वो ठीक है। आपने आशीर्वाद दिया, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, मोदी जी के नेतृत्व में सारे कार्यक्रम हुए, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपने ही सही जगह वोट देकर के सरकार चुनी।
अच्छे लोगों को चुन के भेजा तो अच्छे निर्णय हो रहे हैं, खराब लोगों को चुन के भेजते हैं, खराब निर्णय होते हैं। ये माफिया और अपराधी बहनों भाइयों किसी के नहीं होते, किसी के नहीं होते। ये लोग लगातार अराजकता पैदा करते हैं, शोषण करते हैं, गुंडागिरी करते हैं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा को खतरा पैदा करते हैं, युवाओं के जीवन को तबाह करते हैं, अन्नदाता किसानों को और गरीबों के घरों में डकैती डालने का काम करते हैं। ये डकैती डालने की छूट इनको नहीं दी जा सकती है और इसीलिए मैं आज आपकी बैठक फिर से आया हूं। विकास के लिए जिम्मेदारी हमें दे दीजिए, हम लोग उस जिम्मेदारी का निर्माण कर देंगे, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन अच्छे जनप्रतिनिधि के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को हमें समझना पड़ेगा और इसके लिए जाति से ऊपर, पार्टी से ऊपर, किसी भी अन्य भेदभाव से ऊपर उठ करके अगर योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को मिला है, हमने चेहरा नहीं देखा, 4 करोड़ लोगों को मकान मिल गए, किसी की जाति और किसी का चेहरा नहीं देखा, वह गरीब है, पात्र है, किसी भी जाति मत और मजहब का है, अगर वह पात्र। कैराना से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से चुनावी जनसभा में अहम बातें कहते हुए नजर आए। विपक्षियों पर बड़ा हमला भी उन्होंने बोला है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।